तो आज के क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस के अगले रेस्पिरेशन पर चलते हैं, है ना। रेस्पिरेशन से पहले हमने कंप्लीट कर रखा था क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। कुछ मनुष्यों में पोषण में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले खाना डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। उसके बाद कैसे जाता है, ओसोफेगस नहीं, ईसोफेगस। उसने नहीं बताया था, ओसोफेगस नहीं, ईसोफेगस होता है वो, है ना। ईसोफेगस होता है वो नहीं होता है ना, याद रहे। ईसोफेगस से जाता है कहाँ, स्टमक में जाता है, स्टमक में। और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं ना, क्षुद्रांत। और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस के माध्यम से बाहर। एनी डाउट? अब एक बात समझेंगे कि अब जो खाना पीना हम लोग खाते हैं उससे एनर्जी हमें कैसे मिलता है। जो खाना खाए वो गया अंदर, और वो ऐसे ही नहीं हो जाता। जैसे हम लोग प्रोटीन लिए हमारे बॉडी में, प्रोटीन लिए तो क्या हुआ, प्रोटीन क्या, ऐसे ही जो दाल गया वो दाल हर जगह पहुंचा क्या। तो कैसे हमारे बॉडी को प्रोटीन मिला, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो प्रोटीन मतलब दाल हर जगह जाएगा। सोच के देखिए, तो प्रोटीन मान लीजिए हम लोग दाल पिए, तो दाल क्या हमारे हर बॉडी में जाएगा क्या। तो कैसे वो पहुंचता होगा प्रोटीन, ताकि हमारा बॉडी ग्रो करता है। चलिए कोई एनिमल एल्स बोलिए। छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है, तो वो तो छोटे छोटे टुकड़ा में रहता ही है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि वो जिंदा छोटा छोटा दाल हमारे फेफड़े से लेकर के मुंह, आँख, कान, नाक सब जगह जाता होगा, तो हम ग्रो कैसे करते हैं। हाँ, तो वो तो अलग हो गया, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं। केवल प्रोटीन मैंने लिया, अभी मैंने केवल प्रोटीन लिया। अब बताइए वो प्रोटीन जाएगा कैसे मेरे पूरे बॉडी पार्ट में, ताकि मैं ग्रो करूँ। बताइए कंचन। कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था क्या, मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे इसमें हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, है ना। और वो एंजाइम्स क्या होते हैं कि जो हम प्रोटीन खाते हैं उसको वो अमीनो अम्ल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अमीनो अम्ल में चेंज करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसको ग्लूकोज में, और वो हमारे ब्लड वेसल्स के साथ मिल करके, ब्लड वेसल्स याद है बता रहा था, ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर के हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाते, जिससे हमारा खोपड़ी भी बड़ा हो रहा होता है, हाथ भी बड़े हो रहे होते हैं, पैर भी बड़ा हो रहा था। इतना बड़ा जो हाथ हो गया, ये बचपन में तो इतना ही छोटा हाथ होगा, धीरे धीरे करते 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 इतना बड़ा हाथ हुआ। ये देखिए इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा हाथ हो गया। तो इतना बड़ा जो हाथ हो गया ये कैसे हुआ, तो वो ग्रो कर रहा होगा ना, कैसे। तो ब्लड वेसल्स में हमारा क्या, वो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा जो खा रहे थे वो। अब ये बताइए जो हम लोग खा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में करना, ये एंजाइम्स का काम है। हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में एंजाइम्स का काम है। अब ये बताइए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखा था उस दिन कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को का पाचन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। छोटी आंत ये जो लपटाइल रहता है ना, ये जो अंदर में लिपटा, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये बड़ी आंत क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है। इसमें बताया गया है पिछली क्लास में, इसलिए ये ऐसा है। बड़ी आंत, ये छोटी आंत जो देखिए, ये पेट है हमारा, स्टमक, ये स्टमक से आया और स्टमक से होते हुए ये इसके पीछे से होते हुए ये अंदर छोटी आंत में घूमा। और जो यहाँ डाइजेशन, सबसे पहले हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, माउथ से हुआ, फिर ईसोफेगस से आया कहाँ, स्टमक से, फिर आया मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या हुआ, पाचन होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का। फैट कुछ ज्यादा पावरफुल होता है, गोले छोटे छोटे गोलों में होता है। उस दिन बता रहा था ना मैं। तो जब आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसको ज्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बताया जा रहा है। उसमें पूरा डीपली बताया गया ये सारा, बस रिकॉल करवा रहा हूँ, 5 मिनट्स में क्लियर हो जाएंगे। तो जो फैट इसमें होता है, फैट का पूरा पाचन इसमें नहीं हो पाता है। तो फैट जो होता है वो आगे बढ़ता है इसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां पर जो पाचन होता है उसमें से क्या करता है, फैट का जो गोला रहता है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये होता है वो सारा उसका पानी को क्या कर लेता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। याद है,
एब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो एब्जॉर्ब कर लेने के बाद जो बच जाता है वो हमारे एनस के माध्यम से, बस समझे। ये प्रक्रिया हमारे बॉडी पार्ट में होती है, यही हमारा डाइजेशन सिस्टम है। मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे ऐसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचते और हमारा बॉडी ग्रो करता है। मोटा होते हैं, पतले होते हैं, दुबले होते हैं, लंबा होते हैं, चौड़ा होते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए अब आएंगे हम लोग रेस्पिरेशन में। यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर रखा था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। कल ही बताया जा रहा था, है ना, कि पेट में जो HCl होता है, अब HCl होता है तो HCl ऐसे अगर किसी चीज पर डाल दे, मतलब मान लीजिए, तो वो तो जला देता है। अगर मान लीजिए कि वो हमारे पेट में है तो फिर हमारा पेट क्यों नहीं जल जा रहा है? किसके कारण? म्यूकस के कारण। किसके कारण? म्यूकस, जिसका नाम हिंदी में क्या था? श्लेष्मा, है ना। किसके कारण? श्लेष्मा, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस, है ना। म्यूकस के कारण पेप्सिन का हल वो प्रोटीन का ये करता है। म्यूकस क्या करता है? अम्ल से रक्षा करता है हमारे वो पेट की लेयर को, है ना, आंतरिक लेयर को। अब आइए, अब एक हम लोग पढ़े थे दीर्घरोम। दीर्घरोम पढ़े थे क्या? स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ये क्या करते हैं? अच्छा, बाइल वगैरह भी पढ़ा दिया चुका था, ये भी हो गया। ग्लिसरॉल, फैट, डाइजेस्टिव फूड, एंजाइम, इंस्टाइन, ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ब्लड वेसल्स। विली, विली पढ़े थे क्या? विली क्या जाने थे? बहुत सुंदर, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसका होता है ना, तो हाँ वो क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल के साथ मिल करके और क्या करता है? बहुत सुंदर। फिर टिश्यूज, और ये इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? जहाँ पर कट छट गया वहां पर जो कट छट गया तो उसको रिपेयरिंग लिए चाहिए ना कुछ, वो वहाँ रिपेयर करने का काम करता है। आप उधर सागर हंस रहे हो ना, आप हंसीएगा। जब मैं टेस्ट लूंगा या फिर जब एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन और जब आप नहीं बना पाओगे, जब विली की बात की जाएगी और आप विली को बिल्ली समझ बैठोगे तो पता चलेगा। आपको आज मजाक लग रहा है, मतलब आपका साफ साफ कहना है कि मैं रट्टू विद्या बनना चाहता हूँ, यही ना। लेकिन आप मैथ्स और साइंस, मैथ्स और ये सब ना समझे, ये साइंस है, बिना प्रैक्टिकली कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, आज तक इतने बच्चे पढ़ते रह जाते हैं, नहीं समझ में आता लाइव प्रोसेस। लाख आप वीडियो देख लो, आप सोच रहे हो उधर हंसी मजाक करोगे हो जाएगा, आप दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक तो आप पिछले क्लास में थे नहीं, तो कम से कम हो कि इस क्लास में बैठे हो तो समझ लो। ठीक है, और बाकी को क्या करता है कि जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड है वो उसको भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर मोर विलीज एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। वो सारे मटेरियल से विलीज क्या करती है? उसको पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है। कौन? बिल्ली, है ना। और विली क्या है? जो फिंगर लाइक है ना, प्रोजेक्शन है। वो क्या करता है? उसको कर लेता है और जो बाकी बच जाता है उसको वो एनस के माध्यम से बाहर कर दिया, निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। दैट्स ऑल, खत्म। चलिए अब आता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। एक क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि बाहरी क्या, या किए थे डेफिनेशन, लिया जाता है, वो श्वसन कहलाता है, वो श्वसन प्रोसेस कहलाता है, वो श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझते जाएंगे, है ना। चलिए नंदू, आज यहीं से पढ़ेंगे आप। रेस्पिरेशन, पहले एक्टिविटी को समझेंगे। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक प्रणाली में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, हाँ, जिसमें चूना हो, चूने का पानी, चूने का पानी। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। ठीक है, नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। मतलब वो जो व्हाइट व्हाइट नहीं हो जाता दूध के कलर का, उसके होने में कितना समय लगता है वो देखिएगा। मतलब चूना का पानी डाल दिए और उसमें हम लोग मान लीजिए फुकारा, जैसे यहाँ पर दिखा भी रहा है, देखिएगा
दिख रहा? मान लीजिए उसको मार के घोलेंगे, जैसे मान लीजिए कैसे करते हैं तो वो घुलता है, तो और घुलने के बाद फिर अब देखिए कि कितना देर में वो दूधिया हो जाता है ना, दूध के कलर का मिल्की हो जाता है। यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकिंग इन अदर टेस्ट ट्यूब। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी प्रणाली में ताजा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। मतलब एक फिर दूसरा ट्यूब लीजिए, एक में लिए थे तो हम लोग फूंक दिए पहले ही, अब दूसरा लीजिए, है ना, पिचकारी से या किसी भी सिरिंज के माध्यम से, सिरिंज से खींच लिए चूने का पानी और उसमें डाल दिए। अब क्या करना है, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब इसको छोड़ दीजिए और खाली ऐसे देखिए कि ये कितना देर में मिल्की होता है ना, कितना देर में मिल्की। हाँ, एक एक चीज समझते जाएंगे। देखिए पूरा लाइफ प्रोसेस में जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो। व्हाट डज दिस टेल us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है? जो हम फूके थे, तो जो हम फूकते हैं वो उसमें मुंह से क्या निकला होगा? वो एयर क्या होगा? ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, छोड़ते क्या है? तो क्या निकला होगा? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी इसमें घुला होगा, और जल्दी घुला होगा तो कितना देर में वो मिल्की बना दिया। और एक में जो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर में है वो धीरे धीरे आ रहा है, अभी तो इसमें ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड जब मार्केट में आया होगा तो इस टेस्ट ट्यूब में गया होगा, तब जाके वो मिल्की हुआ होगा। तो कितना समय लगा दोनों में और क्या क्या अंतर रहा, बस यही आपको बताना है, कितना समय लगा। तो उसको जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आराम से देख पाओगे। अब इसके बीच पीछे का कारण क्या है? श्वसन। जो हम एक पहला टेस्ट ट्यूब लिए थे उसमें जो फूके तो हम तुरंत उसमें एयर गया, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत चला गया, घुल गया, और वो कितना समय में, तुरंत कितना देर में मिल्की हुआ। और एक जो ऐसे ही नॉर्मल रखे तो वो कितना देर में मिल्की हुआ। दोनों के पीछे कारण समझिएगा। एक्टिविटी नंबर 6.5 है, ये देखिए चित्र में देखिएगा, ऊपर पिचकारी से डाल रहा है कलर, वो चूने का पानी लाइम वाटर। ये रबर ट्यूब है जो नीचे से, जो रबर वाला खींचने वाला होता है, लाइम वाटर नीचे जो दिख रहा है लाइम वाटर है ए में। बी में देखिए ट्यूब है और उसे वो फूक रही है अंदर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, वो पहले से लाइम वाटर है उसमें वो फूक रही है ना। अब देखिए ए वाला कह रहा है एयर बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विद अ पिचकारी या सिरिंज, और बी वाला कह रहा है एयर बीइंग एक्सॉल्ड इनटू लाइम वाटर। पहले वाला जो है चूने का पानी निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है, और दूसरा चूने के पानी में वायु या पिचकारी सिरिंज द्वारा प्रवाहित की जा रही है। मतलब ये जो आपको ए वाला दिख रहा है उसमें पिचकारी के द्वारा प्रवाहित किया जा रहा है, और इस वाले में श्वास द्वारा। किसके द्वारा? श्वास द्वारा। अब एक बात समझिएगा, फिर कह रहा है एक्टिविटी नंबर 6.5, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन। आप कोई फ्रूट जूस लीजिए, किसी भी फ्रूट का, वो तो मीठा होगा नो डाउट, या शुगर सॉल्यूशन लीजिए, एंड एड सम ईस्ट टू दिस। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद 1 होल कॉर्क। किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट डालिए। ईस्ट कब पड़े हो ना। एक छिद्र वाली कॉर्क, एक कॉर्क लेना है जिसमें छेद हो, लगी प्रणाली में इस मिश्रण को ले जाइए। फिर कह रहा है क्या कि फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। फिर कह रहा है कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए, नहीं होता वो जिसमें हम माजा वाजा पीते हैं तो थोड़ा मुड़ा रहता है, वैसा। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताजा तैयार चूने के पानी वाली प्रणाली में ले जाइए। मतलब ये पहले से था इस प्रणाली में, तो इसका जो मुड़ा वाला शीर्ष है उसको जो फ्रेश लाइम वाटर है उसमें डालिए, है ना, उसका जो वाला होल है उसमें ऐसे डालिए। अब देखिए फिर क्या, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय को अवलोकन कीजिए। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब किण्विन होता है, किण्विन। किण्विन के उत्पाद के बारे में हमें यह क्या दर्शाता है। जब आप देखेंगे तो अब जब इसमें से गौर फरमाइएगा आप लोग, किसी बर्तन में जैसे हम लोग अगर मान लीजिए इसमें पानी है, एक पाइप लिए हम खींच के और दूसरे में डाल दें तो इसका पानी इसमें आ जाता है, आता है।
तो ये प्रक्रिया होने में कितना समय लगा और क्या क्या परिवर्तन हुआ और कितना देर में हुआ, यही आपको नोट डाउन करना है ना। पहले वो ले रखे थे, उसमें डालें और उसे एक फ्रेश लाइम वाटर लिए, उसमें उसका मुड़ा हुआ सीरा डालें। अब देखते हैं कितना देर में वो जाता है और चेंज होता है ना, और इस घटना के होने में कितना समय लगता है, यही आपको नोट डाउन करना था। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज, ये सब होगा क्यों, हो रहा है क्यों, जानना है। हो सकता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दे जो कि किसी भी बच्चे को ना मालूम हो। मैक्सिमम कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस था इस बार का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ही नहीं, जबकि एक्टिविटी में से दे दिया। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यूट्यूब वगैरह में जैसे कि बताता है तो आप ऊपर ऊपर बता दिया या सारा भी बता दिया, लेकिन एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं बताता है। तो टीचर आज के जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनको अच्छा से पता है, जो यूपीएससी का बना रहे हैं, एसएससी बना रहे हैं, आर्मी बना रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स, उनको पता है कि ये सब जो क्वेश्चन आंसर जो दे रहे हैं ये सबको मालूम है, नहीं सब रट के आ रहा है। मुझे वैसा कैंडिडेट चाहिए जो ये भी रट के आए, ये भी समझ कर आए, ये भी पढ़ कर आए और उसको मालूम हो कि फ्रेश लाइम वाटर और ऐसे लाइम वाटर में क्या अंतर हो सकता है और कितना देर में क्या घटना, कितना देर में चेंज हो सकता है, ये सब उसको मालूम है। जबकि बच्चा ये रटता नहीं है कि 4 घंटा में चेंज हो जाएगा, 4 घंटे में उसको पता कहाँ से रहेगा, वो जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक प्रैक्टिकली सोचेगा नहीं, तब तक कहाँ से पता चलेगा। अगर ये हम पढ़े नहीं होते तो अभी कहाँ से पता चलता, सोचिए। सिमिलरली वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं, जो अभी हम लोग किए ना, न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, वही। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life process. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathway that do not involve oxygen. Figure number 6.8 जैसा कि आप देख पाएंगे अगले ये पेज में, ये 6.8 दिख रहा है, breakdown of glucose by various pathway. ग्लूकोज का टूटना, जो हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, ग्लूकोज को तोड़ने वाला हम लोग पढ़े थे ना पिछली बार भी, सेम उसी चीज को बता रहा है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप The first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called क्या, पायरूवेट। क्या, पायरूवेट। ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें टूटते हैं, पायरूवेट में। पायरूवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें, हाँ, और देखिए यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें, ईस्ट में, इन ईस्ट, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरूवेट। फिर इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। और हमारे मसल्स में ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन की कमी के रहने पर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, और ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा एनर्जी। कोई डाउट किसी को? चलिए अब एक बार बस केवल रीडिंग कर दे रहे हैं। In first step, the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate, जो कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, पायरूवेट दिख रहा है हिंदी का। ग्लूकोज का जो है वो पायरूवेट में 3 वायु में, हाँ, वायु के 3 अणु, मतलब जो एयर है उसके 3 मॉलिक्यूल और प्लस ऊर्जा में टूटा। फिर क्या हुआ, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसमें किसमें टूट जाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें, ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में। और हमारी कोशिकाओं में, हमारे मसल्स में क्या चीज में टूटता है, लैक्टिक अम्ल और एनर्जी में, ऊर्जा में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा, हाँ, मतलब जल भी बनता है और ऊर्जा भी प्रोवाइड होता है ना, तब जाकर के हम कुछ काम कर पाते हैं। चलिए, this process cytoplasm further pyruvate in the this process takes place in the yeast during fermentation.
since the process takes place in the absence of air. It is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air, it is called aerobic respiration. ये है aerobic respiration. The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells. Another pathway for the breakdown of pyruvate is taken here. The pyruvate is converted into lactic acid. Pyruvate किस में कन्वर्ट हो जाता है? Which is also 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसमें 3 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं. This buildup of lactic acid in our muscle during certain activities cause cramps. सिंपल सी बात है. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. गौर किए हो, जब आप हम और आप दौड़ रहे होते हैं तो क्रैम्प कभी पैर में आ जाता है, है ना. और फिर हम लोग मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कुछ वो सब लगाते हैं ताकि ठीक है. तो उसके देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो हम लोग देखिए अगर हमारे बॉडी में देखिए कभी भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या लेते हैं? ग्लूकोज. क्या लेते हैं? ग्लूकोज. जैसे हम लोग थोड़ा सा और पहले फ्लैशबैक में जाइए तो जब हम लोग 4, 5, 6 में थे तो उस समय हमारी जो मम्मी है वो क्या करती थी कि ग्लूकोज वगैरह घोल कर दे देती थी, पी लेते थे हम लोग, या फिर अभी भी पी लेते हैं. अब तो समय नहीं मिलता है, अब तो हम लोग फिट है, पानी वानी पीते हैं और खाना वाना खाने पे ध्यान देते हैं. लेकिन पहले हमारी मम्मी लोग ध्यान देती थी नहीं, ग्लूकोज वगैरह देना कि हाँ बेटा पी लो, गर्मी का मौसम है वगैरह वगैरह. तो हाँ, तो ग्लूकोज का टूटना कैसे होता है, अलग अलग प्रकार से टूटना देख लिए हम लोग. ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल सबसे पहले पाइरूवेट में, फिर पाइरूवेट से 3 कंडीशन में. माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या? प्रेजेंस ऑफ. और हमारे मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और इनिस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे मसल्स में हाँ, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, है ना. एनर्जी सब में बनेगा क्योंकि ग्लूकोज का मतलब ये एनर्जी देना ही, सिंपल सा बात है ना. इंस्टेंट एनर्जी मिलना ही है. इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग ग्लूकोज लेते हैं. तो ग्लूकोज का टूटना किस हिसाब से कैसे कैसे टूटा और कैसे कैसे हमें मिला, वही हम लोग इस बात को देख रहे थे. चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. यहाँ पर एक चीज और सीखने को है. वेट मैं इसको ये कर दूं अंडरलाइन. ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction that taking place in the cell. कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है. ये जो हम लोग ऊर्जा लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी जो ग्लूकोज पिए, वो तुरंत किस में चेंज हो जाता है? एटीपी में. किसमें? एटीपी नामक. अब ये एटीपी क्या है सर? तो एटीपी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है. एटीपी एक प्रकार का एटीपी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जो कि क्या होता है, जो कि कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है ना. ईंधन की तरह प्रयुक्त होता, फ्यूल की तरह. जैसे कैसे हम लोग फ्यूल डालते हैं और गाड़ी चलने लगा, लाइट ऑन किए, ये ऑन हो गया, तो ये क्या हुआ? लाइट जब ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन अपना काम करना स्टार्ट कर दिया. फ्यूल डाले तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया. उसी तरह ये ईंधन का काम करता है. कौन? एटीपी, है ना. ये एटीपी कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही किसमें ये प्रयुक्त हो जाता है? एटीपी नामक अणु में, एटीपी नामक मॉलिक्यूल में, जो कि क्या करता है? अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है ना, फ्यूल की तरह. एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी मतलब एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है. मतलब जो जैसे ही हम लिए तो क्या करता है, वो एटीपी नामक छोटे छोटे अणु में क्या हो जाता है? वो तब्दील हो जाता है, जो कि क्या करता है कि हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है और हमारे पूरे बॉडी में जा करके और जहाँ जहाँ फ्यूल का काम है वहां पर भरपाई करके हमारा बॉडी को चलाने का काम करता है. कोई डाउट एक प्रकार का?
अब ये यहाँ एटीपी के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं, चूंकि हम लोग एक एक चीज पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, ना कि हम लोग किताब खत्म कर रहे हैं, है ना। तो हमें सीखना है और सीखने के लिए जानना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। वेट समझिएगा, एडीपी यहाँ पर पी जो है वो फॉस्फेट है, क्या है, ये चेंज हुआ एडीपी सिमिलर टू फॉस्फेट और बना दिया एटीपी। अब यहाँ पर बता रहा है एक चीज, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 kilojoule per mole is released. Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. ये बहुत सारे एनर्जी में यूज किया जा सकता है। Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerves impulses and many other activities. ATP का प्रयोग यहाँ पर बता रखा है। जैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। बैटरी क्या करता है कि जैसे वो एनर्जी प्रोवाइड करता है तब तो बॉल जलता है। अब ऐसा एनर्जी थोड़ी कि एनर्जी दे रहा है तो बैटरी दौड़ने लगेगा। वो बैटरी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है तब जाके वो बल्ब जलता है, नहीं वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और अन्य प्रकार के उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग, कोशिका में हमारे बॉडी में का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, मतलब वो जो क्रैम्प आ जाता है ना, क्रैम्प आ जाता है मतलब बॉडी सिकुड़ जाता है, दौड़ते प्रेशर पड़ते पड़ते वो क्रैम्प हो जाता है, तो उसको हम मलम लगाते हैं और उसको ये करते हैं ताकि वो अपने ये में आ जाए, नहीं घर्षण करते हैं ताकि वो अपने लाइन में आ जाए। पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। किसका, एटीपी का। वेरी गुड। अब आइए देखिए, चाहे तो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हैं, लेकिन सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे रिलीजेस मोर एनर्जी, aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchanges gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirements of the plant. At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day, carbon dioxide generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide release. Instead, oxygen release is the major event at this time. बात को अच्छे से समझेंगे। Animals have evolved different organs. अच्छा पहले ये मेजर इवेंट एट दिस टाइम तक समझे, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जो हम लोग सांस लेने का प्रक्रिया काम करते हैं वो किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन पर। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है या अगर हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, सांस, अभी जो हम लोग सारा गेम देख रहे हैं सांस का ही देख रहे हैं, ऑक्सीजन से ही सारा चीज रिलेटेड है। तो सांस हम लोग देख पा रहे हैं कि सही जितना मात्रा में मुझे चाहिए उतना मात्रा में हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। दौड़ने टाइम क्या होता है कि हमें सांस की कमी होने लगती है, तो हम मुंह नाक से, अगर दौड़ने का सबसे बेहतर तरीका है नाक से सांस लीजिए, मुंह से मत लीजिए, ठीक है। जब आप धीरे धीरे, जब आपको लगे कि अब नाक से ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है, मतलब तब क्या कीजिए, आप धीरे से थोड़ा सा मुंह खोलिए, सबसे बेहतर तरीका है ना। मुंह खोलकर दौड़ोगे तुरंत थक जाओगे, धीरे धीरे नाक से दौड़िए, है ना, और दौड़िए। और दौड़ते दौड़ते आफ्टर सम टाइम जब आपको लगे कि मैं थक गया हूं बहुत, तो थोड़ा सा साइड से सांस लीजिए,
और फिर धीरे 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 उसको लय मिलेगी। और जब देखिए कि नियरेस्ट है आप एंडिंग पॉइंट के, तो बस अब मुंह खोलिए, और ये जो मुंह खोल के आप जो दौड़ेंगे ना वो ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा, एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ऊर्जा खपत हो रही है ना। जितना ऑक्सीजन आपके बॉडी से निकलेगा उतना एनर्जी लॉस हो रहा है आपका। अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। जितना धीरे बोलूंगा एनर्जी लगेगा कि लॉस हो रहा है? नहीं, जितना बोल रहा हूँ उतना एनर्जी लॉस हो रहा है। आप जोर से चिल्लाइएगा नहीं, जितना दूर दौड़िएगा उतना ज्यादा थक जाओगे। क्यों? जितना ज्यादा दूर दौड़ोगे उतना थकोगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है। लेकिन जितना दूर दौड़ोगे उसके मुकाबले वो ज्यादा थक जाता है जो नियरेस्ट दौड़ रहा है लेकिन तेज दौड़ रहा है। अब 1600 मीटर दौड़ाया जाता है, 1600 मीटर बच्चा जल्दी क्यों थक जाता है? अरे 1600 मीटर तो है, 1.5 किलोमीटर दौड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन ये नहीं दे रहे, टाइम कम है, उसी में पूरा जान प्राण सब दे देना है। तो सोचिए वो पूरा स्पीड दौड़ता है, और स्पीड दौड़ने में एनर्जी ज्यादा लॉस होता है, और एनर्जी लॉस हो रहा है तो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सही मात्रा में जा ही नहीं रहा है, रेस्पिरेशन पड़ने का कारण यही है। पढ़िए, अभी आप समझेंगे बात को। जा कह रहा है अभी तो आप पढ़े ना, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा बॉडी को चाहिए। और ज्यादा मात्रा में, अगर सही मात्रा में अगर आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो समझिए कि आपको दिक्कत होने वाली है आफ्टर सम टाइम, नो डाउट। इसलिए पर्याप्त मात्रा में सांस लेना चाहिए सुबह सुबह, इसलिए एक्सरसाइज करने कहा जाता है। ऐसा है ना, डेली सांस लेना चाहिए। आप कभी भी देखिएगा जो मतलब सिगरेट वगैरह पीते हैं वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। जैसे ही बोलेंगे उनको ज़्यादा बोलने बोलिए, चिल्लाने बोलिए, एनर्जी लॉस करने बोलिए, यहाँ से लगातार ले पूरा स्पीड में दौड़ने बोलिए, मतलब उसके बीच में वो हालत खराब हो जाएगा। उसको सीढ़ी चढ़ने बोलिए, हटाइए सब चीज़, सीढ़ी चढ़ने बोलिए उसको। इतना जल्दी थकेगा कि आप सोच नहीं सकते। और 3-4 बार 5 बार करा दीजिए, मुंह से खून फेंक देगा वो, मुंह से खून फेंक देगा। और ज्यादा करा दीजिए 10-15 बार, मरना निश्चित है, मर जाएगा वो बंदा। आप हमेशा नाक में हाथ लगा रहे थे, कुछ बात है क्या? वही मुझे लग रहा है। चलिए ये ठीक है। तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जो वायवीय जीव है जो सांस लेते हैं वे सुनिश्चित करें कि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। वो जो छिद्र होता है उसी के द्वारा आदान प्रदान करते हैं गैसों का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, है ना। अच्छे से पढ़ेंगे। और अंतःकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण होता है। हम लोग तो जान रहे हैं कि पौधे में तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? जब सूर्य का प्रकाश हो, जब सूर्य का और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही हो तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। सबसे ज्यादा हम लोग, जैसे कि हम लोग तो खाली नॉर्मल सुन रखे हैं, लेकिन देखिए यहाँ भी पढ़ने को मिल रहा है कि रात में जो नींद आ रही है आपको, क्या रात में क्या होता है कि पेड़ पौधे आदान प्रदान तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चूंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही होती है, इसलिए उस समय क्या हो रहा होता है, पौधे क्या कर रहे होते हैं, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। लेकिन दिन के समय में वही वो लोग क्या निष्कासित कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन निष्कासित कर रहे होते हैं, है ना। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। हम लोग अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। अगर हम लोग जो, जैसे आप बोलिएगा सर हम लोग इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सर आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो हमको तो होना चाहिए था सर, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो पेड़ क्या करता है ना कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वो ले करके और अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लगा दिया।
है ना, वो यूज कर लिया, उसको तो ऑक्सीजन का काम नहीं, वो ऑक्सीजन दे दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्रकाश संश्लेषण का अपना काम कर रहा है, भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है ना, पौधे से मिट्टी से सब अपना अपना वो सबका कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और अपना काम कर रहा है। और जब देखता है कि दिन में कोई छोड़ ही नहीं रहा है, तो सब आदमी सुतल है, कोई तो आओ, कोई नहीं आ रहा होता है। ये लोग कहते हैं ये फालतू की बातें हैं कि पेड़ पौधा छोड़ता है, ऐसा वैसा नहीं, वो हमसे ले रहा है, हम छोड़ रहे हैं तो वो दे रहा है, लेकिन हाँ वो है तो हम हैं, सिंपल सा बात है। इसलिए पेड़ पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पेड़ पौधों के नज़दीक ही रहें, क्योंकि एक तरीके से हम और वो दोनों दोस्त हैं। वो हमें खाने पीने को भी देता है, हम उस पर भी निर्भर है और वो हम पर भी निर्भर है। हालांकि वो फुल्ली हम पर निर्भर तो है नहीं, वो अपना खाना स्वयं बना रहा है, क्या हम उसको दे रहे हैं क्या? वो पानी भी जमीन से ले रहा है, मिट्टी जमीन से ले रहा है, प्रकाश सूर्य से ले रहा है, गैस वायुमंडल से ले रहा है, हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर आपको घमंड क्यों? नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि मैं उसको बचाने का प्रयास करूं, है ना, जितना ज्यादा हो सके उसको बचाऊं। अब आइए, तो अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो अब इसलिए कि जब दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है अपना प्रकाश संश्लेषण में, तो जब वो ले रहा है अपना प्रकाश संश्लेषण में, तो उसके पास और क्या बच गया? प्रकाश संश्लेषण में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो अब उसके पास क्या बच गया? कोई ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड देने का? वो तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज कर ले रहा है, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे, तो वो ऑक्सीजन उसका देना मजबूरी हो जाता है, वो देगा ही देगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड से ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल, मिट्टी, ये सभी चीजों से। हाँ, ऑक्सीजन से होगा क्या? तो करेगा क्या? मजबूरी है उसका, देना होगा, कैसे नहीं दीजिएगा, है ना, सिंपल सा बात है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने तथा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग तो इस समय में, अब उसका मजबूरी हो गया दिन में ऑक्सीजन छोड़ना, तो वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो हम ले रहे हैं। लेकिन जो पानी में रह रहा है वो कहाँ से ऑक्सीजन लेगा? तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो पेड़ पौधा पे अब डिपेंडेंट नहीं है, अब वो डिपेंड है पानी का ऑक्सीजन पे, क्योंकि पानी जो बना है H2O, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो वो हाइड्रोजन ना लेकर के वो क्या ले रहा है? वो इसका ऑक्सीजन ले रहा है। तो बोलिए सर, तो हम और आप क्यों नहीं पानी में ले पाते हैं? अरे पानी में कहाँ से लीजिएगा, उसमें से छाट पाइएगा? हमारा तो नाक ना है जी, उसका जो गिल्स होता है वो गिल्स से ये करता है ना, तो फिर आपका है क्या? आपका भी होगा, आप भी कर लेंगे, सिंपल सा बात है ना। जलपरी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं, एक्टिविटी। कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रखा है, ठीक है, इसलिए एक एक लाइन पढ़ना चाहिए, कितना सोलेड। चलिए, ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम में एक फिश को आप ऑब्जर्व करिए, है ना, एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए, देखिए। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड द गिल्स, अभी बात ही कर रहे थे गिल्स का, आ भी गया, है ना। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड द gill slits or the operculum which covers the gill slits behind their eyes also open and close. Are the timing of the opening and closing the mouth and gills coordinate in some manner. एक जलशाला में जो वो अपना मुंह खोलती और बंद करती रहती है, साथ ही आंखों के पीछे जो क्लोम छिद्र होता है, क्लोम छिद्र मतलब गिल्स, भी खुलता और बंद होता रहता है। जैसे ही कि मतलब हाँ, वो मुंह खोलती है और मुंह देखते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे करते रहती है ना, तो हमको लगता है कि शायद वो कुछ खा रही है जल में से, है ना, तो वो खोलते रहती है, और जैसे जैसे खोलते रहती है उसके जो यहाँ पर होता है वो नहीं, हम लोग करके फाड़ के निकाल देते, कितना गंदा है हम लोग। राम रे राम, ये प्रभु, ये बहुत गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। क्यों उसकी ऐसा काम करती हो? वेरी बैड मैनर, है ना, आप नहीं किए हो, कितना झूठ बोल रहे हो आप, है ना। तो वो भी खुलते रहता है, देखिएगा, वो भी ऑन ऑफ होते रहता है ना, खुल बंद, ओपन क्लोज होते रहता है, उधर से पानी निकलता है ना। हाँ, ठीक है। तो और ये क्या नाम है, वेल मछली का तो आप लोग साफ साफ देखते होंगे, इतना जो इतना बड़ा, हाँ, पूरा मुंह लिया और वो पूरा जो इतना भर लिया, वो निकलेगा कहाँ से? तो ऊपर वो जो देखते हैं, जो ये करती है तो प्रेशर के साथ निकलता है,
गिनती करें कि मछली 1 मिनट में कितनी बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। इसकी तुलना में आप अपनी श्वास को 1 मिनट में अंदर बाहर करने से कीजिए, है ना। हम लोग भी 1 मिनट में कितना लेते हैं और कितना, देखिए हम लोग इतना ही देर में कितना बार लिए, कितना बार छोड़ चुके हैं, हमें पता नहीं चला होगा, है ना। रात में पता चलता है नहीं कर सकते जो आदमी सच में सांस, है ना, मतलब छोड़ता था, बाप रे बाप, क्यों कृष्णा खुद करता है? नहीं, कृष्णा सच में अच्छा लड़का है। कृष्णा क्लास 10th फ्रॉम खटाल टेक, आज दिनांक 30/10/25 को कृष्णा क्लास 10th में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, नो डाउट, है ना, है ना। अच्छे लड़के हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया लड़का भी है, भी मन्नू के दोस्त हैं, हाँ भतीजा है, मन्नू के भतीजा है। अच्छा, मन्नू मतलब चाचा है, ओके ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, सच में पहले से अच्छा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ कैसे बोल रहे आइए, समझना पड़ता है। क्या दे दूं? दे दूं? हाँ तो क्या दिक्कत है, क्लासेस तो चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, मोस्ट ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। The organisms that live in water use the oxygen dissolved in water. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism. Fishes take in water through their mouths and force it past the gills, where the dissolved oxygen is taken up by the blood. It's BVI. Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen-rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface. This surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. जो जीव जल में रहते हैं, जैसा बताया, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। ओके ठीक, अब बात को समझिए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो पानी में H2O है, तो H2O में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं, एनी डाउट, उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। यहाँ पर तो पूरा वही है, लेकिन वहां पर तो जहां पर H2O है वही है ना ऑक्सीजन, उसमें से छांटना पड़ेगा, फिर बहुत कम है। जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम। हाँ, मतलब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो, इसलिए जलीय जीवों को श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गिल्स तक पहुंचाती है। कि यहां तक पहुंचाती है, गिल्स को चेक करें आप, हटाइए उसको। हाँ, कितने परसेंट? ठीक है, आप भी चेक कर लोगे है ना कुछ देर में, अभी आप डाल लोगे है ना, अगर ये हो जाता है तो। चलिए, अब क्या है कि ये मछली अपने मतलब क्या करती है, पानी को अपने मुंह में लेती है और उसको जबरदस्ती गिल्स तक भेजती है ना, कहाँ तक? हाँ,
गिल्स तक पहुंचाती है जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है ना। The mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. पहुंचाती है जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर लेता है, मतलब ब्लड जो होता है वहां से जो ऑक्सीजन है वो उस बारिश का मौसम हो चुका है ना, मे बी कट रहा है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो मुंह में क्या करता है, मछली मुंह में पानी लेता है, ऐसे जो करके करते रहता है तो उसमें पानी जाता है और वो जबरदस्ती अपने मुंह से करके गिल्स तक भेजता है, और गिल्स को जितनी ये की आवश्यकता होती है ब्लड को, वो ब्लड वो उस ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी उसको वो क्या कर देते हैं। चलिए अब आता है क्या, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग तो यहाँ से सांस ले लेते हैं, हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन ले लिए। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों की एक रचना होती है जो इस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बहुवाल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। हम लोग सांस जिससे हो पाता है, अगर प्रयास कर पाते हैं कि सब जीवों में अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि हाथी नाक मुंह उसका दोनों है, शेर का भी हाथ नाक और मुंह है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जिसका खाली मुंह है ना, बहुत सारा ऐसा है जिसका खाली मुंह है, तो सबका अलग अलग है, लेकिन हाँ सांस लेने की प्रक्रिया जरूर है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका सांस लेने का जगह जरूर है जिस हिसाब से वो सांस ले पाए। जैसे अब पेड़ पौधों में कहाँ से सांस लेते हैं वो, और वो कहाँ होता है, साफ साफ पत्तों में, है ना, तो सब लेते हैं। अब आता है क्या, क्योंकि ऑक्सीजन वह कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः इस सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अंदर जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर करने के लिए क्रिया विधि होती है। अब ऑक्सीजन जा रहा है तो निकलना भी तो चाहिए, देख रहे हो, तुरंत लेते हैं तुरंत छूटता है, तुरंत लेते हैं तुरंत, भले वो हम जबरदस्ती रोक लें लेकिन आने जाने का तो चलते रहता है। तो वो एक क्रिया अंदर में हमारी हो रही होती है ना, ये क्रिया विधि, ये प्रोसेस चल रहा होता है, ये रुकता नहीं है, रुकता हमारे और आपकी वजह से है। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है, किसके द्वारा, नाक के द्वारा, है ना। चलिए इन ह्यूमन बीइंग आप फिगर नंबर 6.9 में देखेंगे, इन ह्यूमन बीइंग द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, किसके द्वारा, नासा द्वार, इसके द्वारा, है ना, यहाँ पर है ये नासा द्वार के द्वारा ना, जो अंदर से लेते हैं। ये तो ऊपरी परत है, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो अंदर वाला ये है ना, नासा द्वार के द्वारा। अब आइए, the air passing through the nostrils is filtered by the fine hairs that line the passage so that the air going into the body is free of dust and other impurities. The passage is also lined with mucus which helps in this process. From here the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। श्लेष्मा अंदर में क्या कर रहा था, म्यूकस, क्या कर रहा था, म्यूकस, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारे नाक से जो हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन क्या प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको क्या करता है, जो नाकों में भली यहाँ पर ना हो, थोड़ा सा अंदर में जाते जाते तो महीन बाल होते हैं ना, जो कि बहुत धीरे धीरे इतना बहुत धीरे बढ़ते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, उनको रोकते हैं, और उनका होना एकदम जरूरी है। अगर नहीं है तो समझिए आप में गंदगी भरपूर मात्रा में जा रही है, नो डाउट। और आप स्मोकिंग करें चाहे ना करें बात बराबर हो गया, और स्मोकिंग ना करें उससे तो ज़्यादा हानिकारक है। नहीं, स्मोकिंग करने वाला तो जानबूझ करके कर रहा है, स्मोकिंग करके अपना बर्बाद कर रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहा है, मतलब जो ऐसे डस्ट ले रहा है, जैसे कि मम्मी लोग पहले वो
धुआं वाला गेम होता था, है ना। फिर कूड़ा करकट एकदम कुछ भी जला दिए, एकदम पूरा गंदा गंदा चीज, प्लास्टिक लोहा टीना सब, और ये बैठ के आग ताप रहे हैं, है ना। ये बालकपन होता है, और ठंडा में होगा, जो मिल जाए सो जला देना है, जो मिल जाए। आप गंदा गंदा धुआं निकले और वो हमारे नाकों में जाए, वो कितना डस्ट पार्टिकल से आपको दिख नहीं रहा है ना। सोचिए आपके आंतरिक पोषण को वो क्या करेगा, पूरा बर्बाद कर देगा। तो उसमें उसको इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, इस मार्ग में म्यूकस होता है। क्या होता है? जो कि उससे बचाव करने का काम करता, सहायता करता है। म्यूकस, जो कल हम लोग पढ़े थे ना, म्यूकस। यस, यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। पहले तो सबसे पहले ये नासाद्वार से, यहाँ से नाक से यहाँ गया ये होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए कहाँ तक गया? थ्रोट, कंठ तक। कहाँ तक? यहाँ तक गया, यहाँ से। मुंह से लीजिए चाहे नाक से, मुंह से लीजिए चाहे नाक से, आएगा तो यही कंठ के पास, है ना। फिर वहां से होते हुए वो कहाँ जाएगा? अरे फुसफुस नहीं, वो फुफ्फुस है, फुफ्फुस। आप भूख नहीं रखे हो? ठीक से देखिए, वहां पर लिखा हुआ फुफ्फुस, है ना। क्या है? हाँ, From here the air pass through the throat and into the lungs. यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती। हाँ, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। ये लंग्स मतलब क्या होता है? फुफ्फुस। लंग्स मतलब लंग्स मतलब फुफ्फुस। अरे वो नहीं, ये देखिए इधर, यहाँ पर लंग्स दिख रहे हैं। ये जो ये है उसके नहीं अंदर में, हाँ ये जो रिब्स है उसके अंदर में दिख रहे हैं लंग्स, वही है फुफ्फुस। क्या है? हाँ, तो हमारे कंठ के बाद कहाँ पहुँचते हैं? फुफ्फुस में, है ना। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, लंग्स में। यहाँ कंठ के बाद वहाँ कहाँ घुसता है? लंग्स में। कहाँ? अब कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो, कोलैप्स ना हो। एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। दिस इंश्योर, ये इंश्योर करता है कि जो एयर है वो, मतलब एयर जो पासेज में, उसमें कोलैप्स ना हो। अब आइए, विद इन द लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको साफ साफ सामने दिख रहा है। ऊपर का जो नसल पैसेज दिख रहा है, जो नासा द्वार है, नसल पैसेज मतलब यहाँ से पहले सांस ले रहे हैं। दूसरा उसके नीचे ये माउथ कैविटी, माउथ कैविटी अंदर फेरिंक्स, यहाँ लैरिंक्स, और आ गया फिर ट्रैकिया, है ना, श्वास नली। ये जो लैरिंग्स है वो क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और ट्रैकिया जो है वो क्या है? श्वास नली, जो सांस का इसोफेगस है, नहीं है ना। और फिर आ जाता है वहां पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो ऐसे ऐसे गोल गोल बन के नहीं गया है, ऐसे ये गर्दन ऐसे ही ना होता है, यहाँ पर जो ऐसे ऐसे बन के गया होगा, है ना, बन के गया होगा ना वो रीढ़ की हड्डी तरफ, तो वो है क्या? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, क्योंकि वो ऐसे रहता है पूरा पीछे तक ऐसे, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या है वो? कोई डाउट? अब हो गया। अब उसके नीचे आते हैं लंग्स, जो ढका हुआ है वो किससे? रिब्स से। रिब्स से प्रोटेक्ट करता है, ये जो दिखता है मुझे, हमें, है ना। बहुत कोई का यहाँ पर अगर मान लीजिए मांसपेशियां नहीं होगा, तो जिसका मांस यहाँ पर कम होगा उसको देखिएगा थोड़ा सा, उसको पेट बोलिएगा ना ये करने, तो यहाँ से वो पकड़ा जाता है साफ साफ, नहीं ये जो लाइनिंग है ना, मतलब जिसका थोड़ा मांस कम होगा वो दिखेगा, जिसमें मांस कम है वो थोड़ा सा दिखाएंगे। वो मतलब ऐसे करेंगे ना तो उनका नहीं हो रहा है, लेकिन उनका हो जाएगा, आराम से पकड़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो लेयर दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा? लेयर। और ऐसे भी छूने से नहीं अनुभूति होती है, वो है रिब्स। और वो प्रोटेक्ट करता है किसको? वो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है, बाकी उसका कोई काम है, बहुत सारा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मेन काम यही है। चलिए अब आते हैं आगे। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स
which finally terminate in balloon-like structures which are called alveoli. Alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. सुनेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इससे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को यही पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structures, which are called alveoli. कहाँ गया? Alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। लंग्स को फुसफुस नहीं, फुफ्फुस। फुफ्फुस। हाँ बोलिए फिर से आप कृष्णा। वेरी गुड, बोलिए मन्नू। कोई बोलेगा फुफ्फुस, है ना? फुफ्फुस है ना? लंग्स है ना? क्या लंग्स को क्या बोलते हैं? चलिए, तो लंग्स के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, मतलब छोटा छोटा वो ट्यूब्स में, है ना? जैसे किसी में से पार हो आराम से, छोटा छोटा, है ना? जैसे कैसे मान लीजिए ब्लड के लिए छोटा पतला सा ट्यूब हो, है ना? वैसा है, पतला पतला। जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। जिसे हाँ, कूपिका मतलब एलोवेली। क्या? हाँ, कूपिका कहते हैं। ज्यादा बड़ाई कर दिया कृष्णा आपका, इसलिए बातें करने लगे। ये देखिए, ये लंग्स है हमारा। लंग्स दिख रहा है अंदर में। इस लंग्स में छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, स्मॉल एंड स्मॉल ट्यूब, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। ये स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स दिख रहा है लाइन में, पतला पतला छोटा छोटा ट्यूब जैसा दिख रहा है। इस ट्यूब को देखिए, यहाँ पर जूम करके दिखाया है, यहाँ पर। ये क्या है? एलोवेली दिख रहा है, एलोवेली, है ना? और इसको हिंदी में बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। क्या बोलते हैं? एलोवेली, कूपिका। ठीक है। और ये क्या होता है? अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्कृत हो जाता है। कैसे? जैसा फूलता है, ये बलून की तरह फूलता है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भीति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है ना? मतलब ब्लड वेसल जो ब्लड फ्लो करता है, उसका बहुत सारा ये लेयर होता है। जैसे कैसे ही इसमें से पार हो रहा है आना जाना, ये सब बहुत सारी लाइंस होती हैं। कह रहा है क्या? द वॉल्स ऑफ द एलोवेली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बहुत सारे नेटवर्किंग होते हैं, है ना? जो लंग्स है हमारा, उस लंग्स में बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स होते हैं, जो ट्यूब्स हैं वो, उन सभी में। कोई डाउट प्रीति? As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, समझिएगा बात को। ये आपके एग्जाम में आना ही आना है 110%। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. यहाँ पर समझिएगा, कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जैसा कि हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, है ना? तो हमारा जो लंग्स है वो फूल रहा है। अब लंग्स कहाँ से फूलेगा सर? क्योंकि याद आया सर, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि लंग्स में
वो स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं जो कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स को ये करते हैं। तो वो क्या करता है कि जब वो फूलता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, और वो जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, फूलता है, इसीलिए ये फूलता है ना। तो फूलता है और जब छोड़ते हैं तो वो फिर अपने साइज में आ जाता है। हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, मतलब हम तो यहाँ पर चपटा हो जाता है ना, डायाफ्राम चपटा हो जाता है। ये देखिए डायाफ्राम, ये नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है डायाफ्राम, दिख रहा है नीचे वाला डायाफ्राम, ये है डायाफ्राम। तो जैसे ही आप सांस लोगे यहाँ पर क्या हो गया, चपटा हो जाता है। यही सब पढ़ना है, यही आप अच्छे से पढ़ लोगे तो सोचिए दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले आप लाख पढ़ते चले जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या होता है ये सब नहीं। आज लेकिन समझ में आ रहा सारा चीज, एक एक चीज पता चल जा रहा लाइन वाइज। ये सब नहीं करते बच्चा। इसके परिणाम स्वरूप सुनिए मेरी बातें नहीं, एयर इज सर्व्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एलोवेली। परिणाम स्वरूप लंग्स एंड एक्सपेंडेड फिल्स द एक्सपेंडेड एलोवेली। इसीलिए क्या होता है, वो जब हम सांस लेते हैं जब तो ये क्या होता है, फूलता है, और यहाँ पर डायाफ्राम क्या होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल ही मत। इस कारण वायु लंग्स के अंदर चूस ली जाती है, और जैसे ही हम लोग करते हैं तो लंग्स क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, खींच लेता है। तो जैसे ही सिगरेट पीने वाले है ना, जब खींचते हैं तो वो अंदर लंग्स लेता है, डायरेक्ट लंग्स में जाता है है ना, वो लिए वो उसमें गया, क्या नाम है हमारा, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में, जो ब्लड वेसल्स के साथ जाएगा, ब्लड वेसल्स के साथ वो फूला और फूल करके हमारे लंग्स में चुसाया, और बाकी जो बचा वो हमारे ब्लड वेसल्स के साथ पूरे बॉडी पार्ट में चला गया। इसीलिए आप सुनते होंगे किसी किसी को कि उसका लंग्स खराब हो गया था इसलिए उसकी मृत्यु है ना, उसका किडनी खराब हो गया तो वो चल बसा। तो किडनी खराब होने के पीछे कारण है, लंग्स खराब होने के पीछे कारण है, बहुत सारा चीज। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है, विस्तृत कुपिकाओं को, कुपिका, कुपिका मतलब एलोवेली, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कुपिका है ना, ठीक है। इन द एलोवेटर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स। अब सुनिए मेरी बात, हल्ला नहीं। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ब्लड क्या करता है ना, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा होता है, तो ब्लड क्या करता है, बाकी बॉडी पार्ट से भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है लंग्स में भेजना, और लंग्स क्या करता है हमारे, ले रहे हो छोड़ रहे हैं ना, तो यही काम हो रहा है। ठीक, तो ब्लड वेसल्स क्या करता है कि वो लाया और यहाँ पर लाया, यहाँ पर चेंज हुआ कुपिकाओं के साथ, और कुपिकाएं लंग्स में भेजी, और लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करके उसको बाहर फेंक दिया, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है उसको भेज दिया। कुपिका मतलब एलोवेली रुधिर वाहिका का, रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। एलोवेली जो है ये बलून वाला, ब्लड वाहिका का, ब्लड कुपिका, रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर के, ये क्या करता है कि हम जो सांस लिए उसे ले करके और पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के साथ में भेजता किसको, ऑक्सीजन को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अब बोलिएगा कि सर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब तुरंत तुरंत कैसे, हम तो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तुरंत ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो हमारा जो अंदर बॉडी स्ट्रक्चर है वो इतना पहले से ले रख के उसको चेंज कर लिया होता है कि जैसे ही आप दूसरा भेजे वो रिप्लेस हो गया। एक बॉल डाले दूसरा बॉल निकल जाएगा, फिर एक डालेंगे फिर दूसरा निकल जाएगा इधर से, ऐसा सेटअप रहता है ना, कि जैसे बॉल भरे हुए हैं, एक डालेंगे तो वो इधर से निकल जाएगा और एक का जगह फिक्स, फिर एक डालेंगे दूसरा निकल जाएगा, फिर इस प्रकार से। उसी प्रकार से ये एक आयतन
हवा का आयतन वो पहले से फिक्स रखता है, और जैसे ही हम लिए ये गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, मतलब इधर से निकला उधर से आ गया, एक आया एक निकला, एक आया एक निकला, है ना ऐसा। अब एक बगल में दे रखा है क्या, डू यू नो इफ द लेवलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? कंसीडर हाउ एफिशिएंट exchange of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place. If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Are not you glad that we have hemoglobin? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसा कि हम लोग जान भी रहे हैं। यहाँ पर उससे पहले एक चीज बताया, समझिएगा अच्छे से। ये नहीं पढ़ेगी क्या? फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। समझेंगे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि बताया, जिन्हें सीलिया कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सीलिया। ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हें सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगानी, धूल और हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। कौन? सीलिया, जो छोटे छोटे महीन बालों जैसी होती है ना। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, जल जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, क्योंकि नाक से और मुंह से ले रहे हैं। तो धूम्रपान करने से ये बाल नष्ट हो जाते हैं, जिससे रोगाणु, धूल या हानिकारक हमारे फेफड़े में आराम से प्रवेश कर जाते हैं। हमारे फेफड़े में जो संक्रमण, खांसी, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर होने का कारण बनता है। इसीलिए हमें धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे जैसे अब एक बात समझिए, यहाँ पर ये हो गया, when the body size of the animal increase, allowing the diffusion pressure around to take care of reaching oxygen to all parts of the body becomes less efficient. Instead, respiratory pigments take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. जैसे जैसे जंतुओं का शरीर आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता जाता है। उसकी क्षमता, दक्षता जो हो जाती है वो कम हो जाती है। अब ये बताइए कि जैसे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा तो प्रेशर बनता जाएगा हमारे बॉडी पे कि हवा चाहिए, उसको सब चीज़ देना होगा, हर चीज़ करना होगा, है ना। इसीलिए गौर फरमाइएगा, मोटा आदमी अस्वस्थ होता है हमेशा, इसलिए मोटा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर आप फिट हो, पतले दुबले हो, ज़्यादा भी पतला दुबला नहीं, इतना नहीं कि मेलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाओ, है ना, मेलन्यूट्रिशन हो जाए, पैसा नहीं, एकदम थोड़ा सा हट्टा कट्टा मतलब लगे, है ना, मतलब ज़्यादा पतला नहीं कि एकदम। आकाश आप ये काटते रहते हो बस इसीलिए होता है। आप नेल जो होता है ना, ये नेल, इसमें बहुत सारी गंदगी होती है। सोचिए हम लोग इससे क्या क्या काम करते हैं, हाथ पैर धोना होना सब चीज़, बॉडी भी खुजली होती है तो वी कैन, है ना, नहीं करते हैं। सच बताओ, अभी आपको यहाँ खुजली हो तो आप क्या करोगे? वाह, करोगे ना ये, और फिर बाद में समय, खाली समय मिला तो ऐसे बैठ के यही काम करोगे। वेरी बैड। सोचिए कितना गंदा लगा ये ऐसे बताइए, है ना, वेरी बैड। चलिए आइए, फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, सुनेंगे, उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ये देखिए यहाँ पर,
इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसन वर्णक जो है वो क्या है? क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स में होता है। आरबीसी पढ़े हो? क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड। अब आइए, लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज्यादा विलय है, घुलनशील है, सॉल्युबल है, ज्यादा मात्रा में घुल सकता है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता, इसीलिए इसका परिवहन जो होता है हमारे बॉडी में आराम से घुल जाता। तो जब बॉडी में घुल जाता है तो ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा और फिर बाद में ब्लड क्या करता है कि ब्लड उस में से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके भेज देता है किस पर? स्मॉलर ट्यूब्स को, क्या किसको? एलोवेली को, और उसके पास भेज देता है बेचारा आराम से, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, इसको बाहर कर, और वो क्या कर देता है? ट्रांसफर, मतलब एक गया दूसरा निकला, एक गया दूसरा निकला, ट्रांसफरिंग प्रक्रिया चलते रहती है। अब यहाँ पर एक चीज बता रहा है, देखेंगे यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर तक क्षेत्र ढक लेगी। अगर कूपिकाओं की सतह, ये जो बलून वाला, जो बलून स्ट्रक्चर लाइक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको खाली फैला दिया जाए खोल करके, इतना क्षेत्र में फैला, मतलब छोटे मतलब इतना फैला हुआ है कि उसको अगर करें तो 80 मीटर तक, 80 मीटर ये स्क्वायर तक में वो क्या कर देगा? पूरा फैल जाएगा। सोचिए इतना बड़ा होता है। हाँ, 80 स्क्वायर मीटर। क्या आप अनुमान लगा सकते कि आपके शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? इस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। भगवान इधर उधर करके डाल दिए हैं, बचेगा कैसे, है ना? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्षता हो जाता होगा। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष तक का समय, बाप रे बाप, लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहे तो इसको यहाँ से लंग्स से पहुंचने में, मेरे पैर के अंगूठे तक, आपके पैर के अंगूठे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3 साल का समय लगेगा। ये बात सच में आपको मालूम थी? आज तक कंफर्म बताइएगा, कोई मालूम था आपको? यहां से लेकर के वहां तक पहुंचने में 3 साल का समय लगेगा। सोचिए, हमारे ब्लड वेसल्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि वो तुरंत क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है? पहुंचा देता है। तो शुक्रिया अदा कीजिए कि हमारे पास हीमोग्लोबिन। अब आइए, अब आता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या? इससे पहले क्वेश्चन आंसर है, देखिए, व्हाट एडवांटेजेस over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव क्यों ज्यादा अच्छा है सांस लेने के मामला में? वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो पानी में, जबकि बाहर आराम से। तो बताइए, दे सकते हो कि नहीं आंसर? रटने की आवश्यकता पड़ी? दूसरा क्वेश्चन सुनिए, What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या क्या है? जो ग्लूकोज टूट रहा था पायरुवेट में, और पायरुवेट से 3 में हुआ था, इन माइटोकॉन्ड्रिया कैसे, हमारे मसल्स में कैसे, और ईस्ट में कैसे? तो उसको हम लोग कर सकते हैं। अब अगला ये, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स? एक मानवीय शरीर में, एक ह्यूमन बीइंग में
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण कैसे होता है लिख सकते हैं। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। तो वो हम लोग लिख सकते हैं कि किसके कारण होता है, क्यों होता है, उसका क्या रोल है। अरे वो कुपिकाम है लोवेली का, जो कि बढ़ाता है क्षेत्रफल को। तो बस अब अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन, वाहन। मानव में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, चाहे जो भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो। जैसे पौधे में ट्रांसपोर्टेशन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किसके माध्यम से, इसका किसका काम होता है, जाइलम का काम होता है पानी पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है फूड पहुंचाना। कोई डाउट किसी को। इसी प्रकार ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, यही हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सभी को समझ में आया? आया समझ में? पढ़ते जाना, डजंट मैटर कि इन विच क्लास यू आर, है ना, डजंट मैटर। पढ़ते जाइए, समझते जाइए बढ़िया से, और नोट डाउन करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ठीक है। जय हिंद।